दोस्तों ये मूवी सिर्फ हमने एक्सप्लेन की है और इसका सारा क्रेडिट जाता है विवेक रंजन अग्निहोत्री को। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 19 जनवरी 1990 की कश्मीर को दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक बच्ची का नाम शिवा और दूसरे का नाम अब्दुल होता है। यहाँ पर शिवा और अब्दुल बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते हैं। साथ ही साथ हमें रेडियो से ही पता चलता है सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि शिवा बहुत अच्छा शॉट लगाता है और जब भी सचिन सचिन कहकर चीखता है, और तभी वहाँ के लोग बहुत बुरी तरह से भड़क जाते हैं और शिवा को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। फिर यहाँ पर अब्दुल शिवा की हेल्प करता है और वो दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं और वो जल्दी से जाके केबिन में दरवाजा बंद करके छुप जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची और उसकी अम्मी से एक पुलिस वाला पूछता है कि अभी माहौल खराब है और आप लोग बाहर क्यों निकले हैं। फिर वो उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, उसके बुखार है। फिर हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को कोई गोली मार देता है। फिर एक आतंकवादी सामने आता है और वो उस औरत से कहता है कि वो अपने हस्बैंड से कहे कि ये कश्मीर छोड़कर चला जाए और तुम लोगों को यहीं छोड़ दे, और इस बच्ची का निकाह मैं अपने छोटे भाई से करूँगा। और वो उस मासूम बच्ची को छूने की कोशिश करता है और उसकी माँ उसे हटाने की कोशिश करती है और उसे वो गोली मार देता है। और फिर यहाँ पर इनकी सबकी फौज आ जाती है और ये लोग नारे लगाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। फिर इनकी जाने के बाद अब्दुल और शिवा बाहर निकलते हैं और अपने घर की तरफ जाते हैं। इसके बाद हम शिवा की मम्मी और कृष्णा को देखते हैं और इस मूवी के एक्टर दर्शन कुमार ने ही कृष्णा का रोल निभाया है। फिर हम शिवा और कृष्णा के फादर को देखते हैं, जो कि अब्दुल के फादर मतलब वहाँ पर पड़ोसी भी थे और उनसे बात कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि मेरा बेटा शिवा और आपका बेटा अब्दुल दोनों साथ ही खेलने गए थे, तो दोनों अभी तक क्यों नहीं? अब्दुल के पिताजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं समझा कि वो आपके बाबूजी के साथ आएंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर था। वो अपने पोती शिवा को ढूंढने के लिए आए थे और उनको फिर शिवा और अब्दुल मिल जाते हैं और वो उन्हें साथ ले जाने लगते हैं। तो तभी एक आर्मी फौज की जीप आने लगती है और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत खराब है और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। फिर आगे चलते ही उसकी जीप ब्लास्ट हो जाती है। दोस्तों 1990 कश्मीर का वो वक्त था, कश्मीरी पंडितों का वहाँ से उनके रहने का हक छीना जा रहा था। इन सारे आतंकों को लीड करता था फारूक अहमद दर, जिसको बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे, और सबको जमा करके ये कह रहा था कि अगर ये वतन हमारा है तो इसमें हुकूमत भी हमारी हो। दूसरी तरफ हम पुष्कर नाथ जी के घर के पास देखते हैं, जहाँ बीटा कराटे अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ पुष्कर नाथ जी के घर घुस आए थे। वो शिवा के फादर को ढूंढने आए थे और वो शिवा के फादर दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उसकी पत्नी मना कर देती है और उन्हें छुपने के लिए कह देती है। फिर शिवा के फादर एक ड्रम में छुप जाते हैं और शिवा का दोस्त अब्दुल के फादर उसे बता देते हैं कि शिवा के फादर कहाँ छुपे हुए हैं, और फिर शिवा की माँ के सामने ही शिवा के फादर को गोलियों से मार देते हैं। और शिवा की माँ, जिसका नाम श्रद्धा था, वो देखकर बहुत डर जाती हैं और तभी पुष्कर नाथ जी भी आ जाते हैं और यहाँ पर पुष्कर जी इन सभी लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर पुष्कर जी कहते हैं कि तुम तो फारूक मलिक बिट्टा हो, तुम तो मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो तभी बिट्टा कहता है कि बिट्टा तेरा स्टूडेंट नहीं है, एरिया कमांडर फारूक जनाब बोल। और ऐसा कहकर वो पुष्कर जी को मारने लगते हैं। फिर पुष्कर जी की बहू श्रद्धा कहती है कि इन्हें मत मारो, मुझे मार दो, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। और यहाँ पर बिट्टा शिवा के फादर के खून की सने अनाज देता है और उन्हें कहता है कि ये खाओ, और अगर तुमने ये खाया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ब्रह्म अदत नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहे थे, और उस घर के छोटे पोते कृष्णा पंडित आते हैं उनसे मिलने, जो कि अब दिल्ली में रह रहे थे। वो अपने साथ अपने दादाजी की अस्थि यानी पुष्कर जी की अस्थि को लेकर आया था, क्योंकि पुष्कर जी की भी अब डेथ हो चुकी। कृष्णा के आने पर कुछ लोग और भी आ गए थे जो कि पुष्कर जी के दोस्त और उनके 3 दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर था, दूसरा डीजीपी था और तीसरा जनरल था। लेकिन कृष्णा को अभी भी ये नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। वो यही समझता था कि उसके पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई है। इसी के बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है
दिखाते हैं कि दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठकर प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका सभी स्टूडेंट को भड़का रही होती है, कहती है कि हमें इस कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। ये उस टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है और प्रोफेसर राधिका भी इसके अगेंस्ट। और प्रोफेसर राधिका को भी यही लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए। और वो ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था। जेनोसाइड मतलब कत्लेआम नहीं हुआ था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। और यही बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ये बात सच लगने लग जाती है, जिसकी बात कृष्णा कॉलेज के प्रेसिडेंट में भी खड़ा होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को अपने साइड करती जा रही थी। फिर सीन कट करके हमें पास्ट का दोबारा दिखाया जाता है। फिर हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है कि पुष्कर ब्रह्मदत्त से मिलने जाते हैं और ब्रह्मदत्त एक IAS ऑफिसर थे और पुष्कर ब्रह्मदत्त से कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है और खास तौर पर मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बीटा कराटे हिंदुस्तानी जासूस मानते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद ब्रह्मदत्त कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो ब्रह्मदत्त और पुष्कर रास्ते में कहीं जा रहे थे। फिर पुष्कर उतरकर सब्जी लेने लग जाता है, तो वो सब्जी वाला पैसे लुटाते वक्त पाकिस्तानी नोट देता है। तो पुष्कर जी को ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर वो सब्जी वाला कहता है कि जिस कंट्री में रहोगे उसी की नोट मिलेगी ना। फिर ये सब देखकर ब्रह्मदत्त जी को बहुत गुस्सा आता है। फिर ब्रह्मदत्त वहाँ के CM से पंडितों के प्रोटेक्शन के लिए बात करने के लिए जाते हैं। तो वो CM कहता है कि तुम यहाँ के IAS हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा ही काम। इसके बाद CM इसे इग्नोर कर आगे बढ़ता है और आगे बीटा कराटे से बात करता है। इसका मतलब वो भी बीटा कराटे से मिला हुआ था। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है प्रेजेंट के डेज में। फिर यहाँ पर ब्रह्मदत्त की वाइफ कृष्णा को उनके माँ बाप की पिक्चर दिखाती है, क्योंकि कृष्णा ने अपने माता पिता को नहीं देखा था और जब वो कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो सामान ले जा पाते और उस टाइम कृष्णा बहुत छोटा था। और फिर ब्रह्मदत्त एक जेनोसाइड के बारे में बताते हैं। तो कृष्णा कहता है कि नहीं, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये एक अफवाह है। और उस रात 5 लाख पंडित नहीं बल्कि 2 लाख पंडित कश्मीर छोड़कर गए थे और उन लोगों को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि आर्मी के ही लोग थे। और वो जो टेररिस्ट लोग बन रहे हैं वो भी हम लोगों की वजह से ही बन रहे हैं। और आप जब उनके बच्चों को जीप से बांध कर घसीटोगे और एक की वजह से सबको टेररिस्ट बुलाओगे तो फिर ऐसा ही होगा, फिर लोग टेररिस्ट ही बनेंगे। ब्रह्मदत्त जी को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो कृष्णा को पास्ट के बारे में बातें बताते हैं और फिर स्टोरी पहुंच जाती है उसी रात में जब बीटा कराटे कृष्णा की माँ श्रद्धा को उसके पति के खून से सने अनाज को खाने के लिए कहता है। वो सबको बचाने के लिए वो अनाज खा लेती है और वो टेररिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। उस टाइम कृष्णा बहुत छोटा होता है। पुष्कर नाथ जी ब्रह्मनाथ जी को बताते हैं उन जालिमों ने मेरी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी है। और वो ये भी बताते हैं कि जब वो पूरे इंडिया के साथ ऐसा हो रहा होगा तो याद रखना इन सब के जिम्मेदार तुम लोग ही होगे। फिर पुष्कर जी जो अपनी बची कुची फैमिली है उसको ट्रक में बिठाल कर कश्मीर से थोड़ी ही दूर चले जाते हैं और वहाँ पर टेंट में रह रहे होते हैं। अब ये लोग अपना शहर और घर बार छोड़कर सब चले जाते हैं। तो ना इनके पास खाना था, ना पानी था और ना ही इनके सर पे छत थी। और थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग भी अरेंज कर देते थे। तो ये लोग एक वक्त का खाना आधे पेट ही खाया करते थे। तो ये लोग इसी आस में जी रहे थे कि ये एक न एक दिन अपने घर जरूर जाएंगे। और फिर कुछ ही दिन बाद पुष्कर जी की आंखों में दर्द होने लगता है और बहुत उन्हें कम दिखाई देता है। अब इन सब से मिलने ब्रह्मदत्त आते हैं जो कि प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुके थे। और यहाँ इनके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। और यहाँ पर जो लोग कश्मीर से भागकर आए थे वो सब अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर जी एक पोस्टर लेके सामने आते हैं और उस पोस्टर में आर्टिकल 370 को हटाने की बात होती है। और यहाँ पर ब्रह्मदत्त पुष्कर जी को देखकर बहुत बुरा फील करते हैं क्योंकि पुष्कर जी की आंखें बहुत खराब हो चुकी थी और वो थोड़े मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे। फिर ब्रह्मदत्त जी उसकी बहू श्रद्धा से मिलते हैं और वो कहते हैं कि वो पास में एक घर दिला सकते हैं और एक जॉब भी दे सकते हैं, जिसके बाद श्रद्धा इनकी बात मान जाती है और पुष्कर जी की फैमिली उस घर में रहती है।
दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो कि एक टेररिस्ट था और वो मीडिया तक पहुंच जाता है और वहां पर इसका इंटरव्यू भी होता है, जिसमें बीटा कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को ही मारा है क्योंकि वो आरएसएस के थे। तो एंकर कहता है कि आरएसएस का होना गुनाह है। अगर वो लोग कहते हैं कि अपने भाई को मारो, तो बीटा कराटे कहता है कि हाँ मार देता। फिर वो एंकर कहता है क्या तुम अपनी माँ को मार देते? तो वो बीटा कराटे कहता है कि हाँ मैं अपनी माँ को भी मार देता। तो पुष्कर जी को ये इंटरव्यू देखकर बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर पुष्कर जी कहते हैं कि ये मीडिया तक पहुँच गया, फिर कुछ दिनों और ये बीएम तक पहुँच जाएगा। मैं कुछ सालों से कोशिश कर रहा हूँ बीएम तक पहुँचने की। फिर हम पुष्कर जी को देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे और वो मरने से पहले कृष्णा से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी अस्थियों को कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए और यही इनकी आखिरी ख्वाहिश है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रह्मदत्त जी कृष्णा को पास्ट की बातें बता रहे होते हैं। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत बातें बता रही है और उन्होंने कृष्णा को ये भी कहा था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना, जबकि बीटा कराटे ने ही उनके फादर को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्कर जी के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर जी के घर ले जाते हैं, जहाँ पर उनके शिव जी के मंदिर से शिव जी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया गया था जहाँ पर 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा लगा हुआ था। फिर वो लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देते हैं। फिर कृष्णा अपने दादाजी यानी पुष्कर जी की अस्थियां वहीं बिखेर देता है और फिर यहाँ पर कृष्णा अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर देता है, जिससे पुष्कर जी अपने जीते जी तो नहीं लेकिन मरने के बाद अपने असली घर में पहुँच जाते हैं, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिलती है। फिर यहाँ का सारा काम खत्म करने के बाद कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवा के दोस्त अब्दुल था। फिर कृष्णा अब्दुल से वो सारी बातें पूछता है और फिर अब्दुल उसे सब बता देता है और फिर कृष्णा अब्दुल की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि शिवा तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और जब तुम्हारा परिवार वो घर छोड़कर भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। अब हम देखते हैं कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुंच चुका है और बीटा कराटे भी उसे यही बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा था, कश्मीरी पंडित भी खुद ही छोड़कर जा रहे थे और कहता है कि उन्हें मारने वाले लोग आर्मी के ही थे। और बीटा यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर से करता है और यहाँ पर बीटा कराटे सारा इल्जाम इंडियन फौज पर ही मार देता है और तुम्हारे माँ बाप भाई को भी उन्होंने ही मारा है, मर्डर उन्होंने किया है और इल्जाम हम पर लगा दिया है ताकि वो इलीगली यहाँ पर हुकूमत कर सकें। कृष्णा बीटा कराटे की बात मान लेता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर कृष्णा ब्रह्मदत्त जी के पास जाता है और गुस्से में कहता है कि मुझे अपने माँ बाप के कातिलों का पता चल गया है और आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा है और आपने झूठी दुनिया बनाई है ताकि आप और आपकी सिस्टम यहाँ पर इलीगली रूल कर सकें। आप और आपकी सिस्टम ने न सिर्फ मेरे पेरेंट्स को मारा है बल्कि कश्मीर के फ्यूचर और पास्ट का भी कत्ल किया है। और कृष्णा के दिमाग में ये सब कुछ झूठ देखकर ब्रह्मदत्त जी बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि तुमने कभी किसी को सीने पे गोली खाते देखा है? ये फिल्मों की तरह नहीं होता। सांस रुक जाता है। क्या तुमने जलते हुए देखा है? और इन गमगीन चीजों में आतंकवादियों को नारे लगाते हुए देखा है, जश्न मनाते हुए देखा है? क्या तुमने ये खौफनाक मंजर देखा है? नहीं देखा ना, लेकिन मैंने देखा है। इसके बाद ब्रह्मदत्त जी कृष्णा के सामने कश्मीर की 3 फाइल रख देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर तुम्हारे माँ बाप और भाई का सच है। और जब कृष्णा उस फाइल को पढ़ता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके भाई और माँ की फोटो थी और उसमें बीटा कराटे ने ही मार दिया था। और यहाँ पर कृष्णा को पता चलता है कि कितने सारे लोगों को कितनी बुरी तरह से मार दिया गया है। फिर कृष्णा को पता चलता है कि प्रोफेसर राधिका कितनी गलत थी और लोगों को कितनी गलत बातें बता रही थी। फिर कृष्णा वापस अपने कॉलेज जाता है और वहाँ देखता है प्रोफेसर राधिका एक सॉन्ग गा रही थी जो सभी स्टूडेंट को लेकर कश्मीर के हवाले से मिसगाइड कर रही थी। फिर वो कृष्णा को स्पीच देने का बोलती है क्योंकि कृष्णा उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था। वो वक्त आ ही जाता है जब पूरे कॉलेज वालों को ये सच पता चलने लगता है। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले कृष्णी मौनी कश्मीर गए थे जिसका नाम था ऋषि कसिया और उन्होंने वहाँ पे बहुत वक्त गुजारा और एक ज्ञान हासिल किया और उन्हीं के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर में इकट्ठा हुए और बहुत सारे रिसर्च किए और इसी तरह मिलकर इन्होंने और कश्मीर को बसाया। और एक दिन वहाँ पर टेररिस्ट आए
और शुरू में वहाँ पर वो पनाह लेने के लिए आए थे। उन्होंने पंडितों ने इन्हें रहने दे दिया। फिर उन लोगों को पता चला कि कश्मीर कितना खास है। फिर उन्होंने पंडितों पर ही अटैक करने लग गए। उन्होंने पंडितों को मारा और ज़बरदस्ती उनसे कलमा पढ़वाया। जबकि इस्लामिक बुक में ये लिखा हुआ है कि ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाना या ज़बरदस्ती मुसलमान बनवाना बहुत सख्त गुनाह है। लेकिन उन्होंने सिर्फ पंडितों को नहीं मारा बल्कि जो मुस्लिम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे उनको भी मारा। और वहाँ से 5 लाख पंडित भाग गए, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान की दोस्ती टूट गई। कि पूरी स्पीच में लोगों ने उसे रोकने की कोशिश करी। तब और लोग इसे रोकने की कोशिश करते तो ये और तेज स्पीच करना शुरू हो जाता था कि वो लोग खामोश हो जाते हैं। वो सबूत के साथ साथ सारी बातें रख रहा था और बुक के पेज नंबर भी बता रहा था। इसके बाद कृष्णा कहता है उन कश्मीरी पंडितों का फिर से जेनोसाइड हुआ। तो फिर यहाँ पर एक लड़की कृष्णा को खड़े होकर कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ तुम्हारा, हमें ये प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए, जो तुम कश्मीर जाकर देखे वो बताओ और ज्यादा ज्ञान मत बेलो। तो फिर कृष्णा कहता है जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं, तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ही नहीं। और कोई सच बोले तो बोलते हैं ज्ञान न बेलो। बताता है कि 1990 में सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा गया बल्कि मुस्लिम मॉडर्न को भी मारा गया। सिख बुद्धिस्ट यानी टेररिज्म के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई उनको भी मार दिया गया। यहाँ तक कि कश्मीर की आत्मा को भी मार दिया गया। यही नहीं, थिएटर, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर सब बंद कर दिए गए। कितने सिनेमाओं को जला दिया और मंदिर खुले उनको भी बंद कर दिया गया। क्या वो सिर्फ टाइम पास थे? इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना क्या ये कल्चर जेनोसाइड नहीं है? इसके बाद कृष्णा अपने भाई और अपने वालिदैन की रोते हुए स्टोरी सुनाता है कि कैसे जेनोसाइड हुआ था। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है जिस दिन उसकी माँ और भाई और बहुत सारे लोगों को मारा गया था। फिर हम एक दिन देखते हैं कि पुष्कर नाथ जी अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। फिर बीटा कराटे और उसके लोग आर्मी के ड्रेस में आ जाते हैं और उन सब एरिया के लोगों को बाहर निकाल देते हैं। पुष्कर नाथ जी और श्रद्धा के साथ बीटा कराटे बहुत गलत करता है और फिर वहाँ पर एक औरत उल्टी करने लगती है तो बीटा कराटे उसे भी मार देता है और फिर बीटा कराटे एक एक करके सबको मार देता है और उसी के साथ मूवी ये एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये मूवी सिर्फ एक्सप्लेन करी है। अगर हमने कुछ गलत बोला हो या हमसे कुछ छूट गया हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अगर मेरी मूवी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू